अब 2024 लोकसभा का चुनाव जनता के हाथ में है और वो समय आ गया है जब देश का फिर से एक प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। डेट जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स का चुनाव करके पब्लिक के सामने उनको ला रही हैं। आज हम मौजूद हैं ग्वालियर लोकसभा के एक पूर्व सांसद जी के पास में, जो कि पहले से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले हम कुछ आगे बात करें, उससे पहले थोड़े ग्वालियर लोकसभा का इतिहास को हम टटोलते हैं। ग्वालियर लोकसभा 1952 के समय हिंदू महासभा का हिस्सा हुआ करती थी। उस समय वीजी देशपांडे यहाँ से हिंदू महासभा के सांसद बने। चूँकि गुना से भी वो चुनाव लड़े थे तो वहाँ से जीत गए, तो उन्होंने ग्वालियर की लोकसभा को खाली कर दिया और उपचुनाव हुआ। फिर हिंदू महासभा के नारायण खरे यहाँ से सांसद बने और उसके बाद से ग्वालियर लोकसभा पर महल की छाया रही और विजय राजे सिंधिया बनी। उसके बाद लगातार कांग्रेस के माधवराव जी और अन्य धीरे धीरे करके ये सिलसिला जारी रहा। आज हमारे साथ पूर्व सांसद रामसेवक बाबूजी मौजूद हैं, जिनका कार्यकाल मात्र 1.5 साल रहा। किन्हीं कारणों उनको इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज लोकसभा के एवज में हम उनसे बात करते हैं। संभावित कैंडिडेट हैं ग्वालियर लोकसभा से। नमस्कार सर, कैसे हैं? क्या संभावनाएं आपके लोकसभा के उम्मीदवार बनने की कांग्रेस से? नहीं, मैं एक कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लोकसभा के चुनाव की बात आई है तो मैंने भी अपनी दावेदारी लोकसभा के लिए की है। पार्टी जो निर्णय लेगी उसको आगे देखें। जी, आप 2004 में सांसद बने जी, और आपका 1.5 साल का कार्यकाल रहा जी। कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, मुझे जो है पूरी तरह से काम करने का मौका नहीं मिल पाया है। मैंने 1.5 साल जो भी काम किया वो करता रहा, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया जी। अब अगर पार्टी मुझे मौका देती है और पब्लिक ने मुझे साथ दिया, पब्लिक का आशीर्वाद मिला, तो निश्चित तौर पर मैं 5 साल में क्षेत्र के विकास के लिए, अपने किसानों के और अपने व्यापारी भाइयों के विकास के लिए, निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास के लिए काम करूँगा। लगभग आपके बाद में जी, जैसे ही आप उस पद से हटे, उसके बाद में बीजेपी का लगातार दबदबा ग्वालियर सीट पर रहा है जी। क्या कारण रहा कि कांग्रेस अपना दबदबा कायम नहीं कर पाई या अपने कैंडिडेट्स को मजबूत नहीं कर पाई? क्या जनता ने उन्हें नकार दिया? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छे कार्यकर्ता को टिकट दिया। उसके बाद में किन्हीं कारणों से, देखो ये जनता की पसंद की बात है और जनता का जो निर्णय है उसको हम सब स्वीकार करते हैं। हमारा कैंडिडेट अच्छा होने के बाद भी हम नहीं जीत पाए, वो उसका थोड़ा सा हमें अफसोस है। 1957 के आसपास में भिंड, ग्वालियर, मुरैना तीनों लोकसभाएं एक हुआ करती थीं और 2 सांसद बना करते थे। एक सांसद सामान्य वर्ग का होता था, एक एससी वर्ग का होता था। क्या सर ये क्या प्रणाली थी, थोड़ा सा बताएंगे सर इस बारे में? पहले ये इसी प्रकार की प्रणाली स्टार्टिंग में ऐसी रही, फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनका क्लियरिफिकेशन होता गया, धीरे धीरे उसमें संशोधन होते गए, फिर अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद में ऐसी सीटें अलग निकाल दी गई और सामान्य सीट अलग निकाल दी गई। ये उसके बाद में ये हुआ है, तब से फिर यहाँ इलेक्शन होते रहे उसी हिसाब से कि ऐसी सीट अलग है और सामान्य अलग है। कांग्रेस में आपके समय में इस प्रदेश के ही नहीं, इस देश के कद्दावर नेता हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। अचानक से एक समय आता है, कांग्रेस की सरकार 2018 में बनती है और 1.5 साल, सवा साल के कार्यकाल के बाद में राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ जाता है और अचानक जी सिंधिया जी कांग्रेस का खेमा लेकर के 22 विधायकों को वो बीजेपी में चले जाते हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? नहीं, ये सिंधिया जी जो गए हैं वो उनकी कहीं ना कहीं अति उत्साहित और अति महत्वाकांक्षी के उसमें वो आके और उन्होंने ये कदम उठाया। अन्यथा सिंधिया जी के परिवार के लोग, माधवराव सिंधिया
आदरणीय बहुत हमारे सम्मानी नेता रहे और बहुत अच्छा उन्होंने देश के लिए करने का सोचा। उनकी अकस्मात डेथ होने के बाद में ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में आए, कांग्रेस के 4-5 बार वो सांसद बने, मंत्री, केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन कुछ अति महत्वाकांक्षाएं उनकी ऊपर आई और जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। हमारे कई बार उनसे प्रश्न करने पर हमने पूछा तो उनका कहना था कि मेरा तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी की रही है, मेरी दादी साहब भी बीजेपी की रही हैं और हमारे जो पुरखे हैं वो बीजेपी जनसंघ से, मतलब हमारी फाउंडर हैं, जो हमारी दादी साहब जो फाउंडर रही हैं, तो मेरा भी आना स्वाभाविक है। इस बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि राजमाता साहब यहाँ कांग्रेस की सांसद रहीं, तो मैं नहीं समझता कि उनकी पृष्ठभूमि भाजपा की है। आदरणीय हमारे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठतम नेता थे और बहुत सम्मानी नेता थे, वो भी कांग्रेस में बहुत रहे और उनका चुनाव तो जो है आदरणीय अटल जी से हुआ था, जो अटल जी को उन्होंने हरा के कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठाया है ग्वालियर में। मैं नहीं चाहता, और ये स्टार्टिंग से आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी कांग्रेस में थे और कांग्रेस के विधायक रहे और मंत्री रहे केंद्र में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर लोकसभा सीट पर, वो सीट चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, महल का दबदबा रहता है। इसके बारे में क्या आकलन है आपका? नहीं, महल के बारे में नहीं, यहाँ महल का दबदबा नहीं रहा। यहाँ देखिए आप, पहले हिंदू महासभा रही, हिंदू महासभा के बाद में 2 बार नारायण कृष्ण सेजवलकर साहब यहाँ सांसद, फादर साहब विवेक जी के, वो यहाँ से 2 बार सांसद रहे। वो जरूर आप जो जनसंघ से उनसे कह लो उनको, बाकी तो पहले हिंदू महासभा थी, बीच में 1-2 बार ये सेजवलकर जी रहे, फिर आदरणीय माधवराव सिंधिया जी जो 84 से वो रहे, और फिर उसके बाद में 2004 में मैं रहा, फिर उसके बाद में 2-3 बार 2 चुनाव, ये 3 चुनाव ये फिर बीजेपी रही है। ऐसा नहीं है कि दबदबा रहा है महल का, लेकिन है महल के हारते जीतते रहे। कांग्रेस भी जो है जीती है, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो रहता है। बिल्कुल रहता है। अच्छा, एक बताइए बाबूजी, आपकी जैसे टिकट दावेदारी आप कर रहे हैं, यदि कांग्रेस आपको टिकट, जनता चाहती है कि ग्वालियर का विकास भी ऐसा होना चाहिए जैसे इंदौर की जो सड़कें हैं धूल मुक्त हैं और काफ़ी जो वातावरण है उनका ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा करना चाहेंगे यदि आपको सांसद बनने का मौका मिलता है तो? देखिए, निश्चित तौर पे मैं ग्वालियर के विकास के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा और अपने पूरी ताकत के साथ ग्वालियर के विकास के लिए काम करूंगा। इसमें जो आपने धूल की और इसकी सड़कों की बात कही, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है, जब से नगर निगम यहाँ बना है तब से लेके अभी तक भाजपा का कब्जा रहा है। पहली बार हमारा कांग्रेस का मेयर बना है यहाँ, और अगर सांसद भी यहाँ से कांग्रेस का बनता है तो निश्चित तौर पे हम सब मिल कर के इस ग्वालियर के विकास के लिए बहुत काम करेंगे। मतलब कोऑर्डिनेशन आपका बन जाएगा एक मेयर से और सांसद से भी। और दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे 2 करोड़ के रोजगार देने की सरकार ने बात कही थी और उससे भी ऊपर बहुत सारी योजनाएं स्किल डेवलपमेंट की चला रहे हैं, लेकिन धरातल पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सबसे प्रमुख बात है। तो क्या चाहेंगे कि कांग्रेस का जैसे ही पदार्पण होता है तो क्या बदलाव चाहेंगे सर? क्या चाहेंगे, उन युवाओं को क्या देना चाहेंगे आप? देखिए, उन्होंने जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही, 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आने की बात कही, तो उनमें से एक भी योजना इन्होंने, मोदी जी ने पूरी नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी नहीं की है। इससे युवा हमारा जो है हताश है, निराश है। हम युवाओं को निश्चित तौर पे यहाँ रोजगार देने की बात करेंगे। हमारा मालनपुर है, हमारा जो है बामोर का इंडस्ट्री एरिया है, ये सब हमारे बंद पड़े हुए हैं, उनको चलाने के लिए वो चलें, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इस क्षेत्र में विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी कहीं ना कहीं नए नए
ऐसे प्रावधान लेकर के आती है ताकि वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। वो रणनीति बनाती है और उसकी एक तकनीकी है कि कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान में वो ऐसे ऐसे कामों को लेके आती है ताकि लोग वोटर उससे अट्रैक्ट हो सके। क्या कांग्रेस के पास भी कोई ऐसी योजना है ताकि वोटर आपके पास बन सकें और आपकी योजनाओं का लाभ ले सकें और आपको वोट दें? देखिए, कांग्रेस के पास जो है धरातल वाली योजना है और ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए राजनीति करती है और वोट के माध्यम से राज्य में शासन चलाना चाहती है। हम जो है झूठ का शासन नहीं करना चाहते, हम धरातल पे काम को ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे हम कम काम कर पाएँ लेकिन हम काम होगा उसको पसंद करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपने एक सिद्धांत के हिसाब से चलती है, कांग्रेस पार्टी वोट के हिसाब से नहीं चलती कि नहीं हमको झूठ बोल के हम वोट ले लें और हम धरातल पे कोई काम ना करें। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा। 2023 का जब चुनाव विधानसभा का आया तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और लोगों को लगा भी कि भारत जोड़ो यात्रा कहीं न कहीं भारत को जोड़ देगी और कांग्रेस एक नए रूप में उभर के शासन में आएगी। लेकिन बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें लेकर के आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीते और फिर से कांग्रेस ध्वस्त हो गई। अब फिर से उन्होंने लोकसभा के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। क्या कहना चाहेंगे आप कि भारत जोड़ो यात्रा कोई रंग लेकर के आएगी? देखिए, ये कांग्रेस जो है गांधीवादी कांग्रेस है। गांधी जी ने जब देश की आज़ादी की लड़ाई आई थी तब आदरणीय गांधी जी ने देश में जो यात्राएं की, उन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने पब्लिक को जोड़ा और पब्लिक जुड़ी उनके साथ में। और अंग्रेज़ जो बहुत बड़े यहाँ पर जो है पैसा शासन कर रहे थे, क्रूर शासन कर रहे थे, उनकी क्रूरता को महात्मा गांधी जी ने अपनी पद यात्राओं के माध्यम से लोगों को जोड़ के उनको भगाया। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी उन्हीं की पद चिन्हों पर चल रहे हैं और हमारी जो राहुल गांधी जी यात्राओं के माध्यम से पब्लिक को जोड़ रहे हैं और ऐसी भाजपा की कुरीति शासन वाली भाजपा को निश्चित तौर पर यहाँ से खदेड़ के भगाएंगे। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और बीजेपी की कुरीति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रामसेवक बाबूजी लोकसभा ग्वालियर के कैंडिडेट होंगे? आप हमें कमेंट्स करके बताइए, क्या उन्हें सांसद होना चाहिए और सांसद होने के बाद में वो क्या कर पाएंगे, ये हमें कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम लोगों तक पहुंच सके और वो अपने कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।